हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से एक और न्यू क्लास में। आज की हमारी संस्कृत की क्लास नंबर 6 है। और जिन भी बच्चों ने पिछली 5 क्लासेस को नहीं देखा है, मैं उन सभी लोगों से यही कहूँगा कि सबसे पहले जाइए और उन 5 क्लासेस को देखिए। क्योंकि दोस्तों, यदि आप उन 5 क्लासेस को नहीं देखेंगे तो जो आज की क्लास है उसको समझने में आपको कठिनाई हो सकती है। दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में आप सभी लोगों को लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप उन सभी क्लासेस को देख सकते हैं। चलिए हम अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। हम संस्कृत में संस्कृत का शिक्षा शास्त्र पढ़ रहे थे। यहाँ से जो सी टेट है, एम पी टेट है, यू पी टेट है, जितने भी शिक्षक भर्ती से जुड़े हुए एग्जाम्स हैं उनमें 50 नंबर का क्वेश्चंस आते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं। हम संस्कृत के शिक्षा शास्त्र में संस्कृत की जो शिक्षण विधियाँ हैं उनको पढ़ रहे थे। मैं आप सभी लोगों को एक बार फिर से बता देता हूँ, हम जो पिछली क्लासेस पढ़ चुके हैं उनमें हम कौन कौन सी विधि पढ़ चुके हैं उनके बारे में बता देता हूँ, और आने वाली जो क्लासेस हैं उनमें हम किन किन विधियों को पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों देख लेंगे हम परंपरागत या प्राचीन विधि को। जो पिछली क्लासेस हैं, जिन भी बच्चों ने रेगुलर हमारी क्लासेस को ली हैं तो उनको तो पता ही है, हम परंपरागत या जो प्राचीन विधियाँ हैं उनको जो पिछली क्लासेस हैं उनमें पढ़ चुके हैं। अब हम नवीन या आधुनिक विधियों को पढ़ रहे हैं। देख लेंगे दोस्तों कौन कौन सी नवीन या आधुनिक विधियाँ रहती हैं। कॉपी पेन उठाइए और नोट कीजिए। चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, नवीन या आधुनिक विधि। इसके अंतर्गत कौन कौन सी विधि हैं और आज हम किस विधि को पढ़ने वाले हैं। नवीन या आधुनिक विधियाँ। नवीन और आधुनिक विधियों के अंतर्गत दोस्तों कौन कौन सी विधियाँ आती हैं, इसको याद रखना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देख लेंगे। नवीन या आधुनिक विधि के अंतर्गत पाठ्य पुस्तक विधि, प्रत्यक्ष विधि या इसी को सुगम विधि कहा जाता है। तीसरी है हर्बट की पंचपदी विधि। फोर्थ है विश्लेषण विधि। फिफ्थ है संरचना विधि। सिक्स्थ है समन्वय विधि। और सेवन है मूल्यांकन विधि। तो दोस्तों नवीन या जो आधुनिक विधि है उसके अंतर्गत हम पिछली क्लास में, जो पिछली क्लास थी उसमें हम पाठ्यपुस्तक विधि को पढ़ चुके हैं। और आज कौन सी विधि को पढ़ने वाले हैं, तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रत्यक्ष या सुगम विधि को। तो चलिए दोस्तों, हम प्रत्यक्ष या सुगम विधि है उसको पढ़ लेते हैं। चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर। दोस्तों प्रत्यक्ष या सुगम विधि से जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स निकलकर सामने आएंगे सभी के सभी को देखेंगे। इसलिए दोस्तों आप कॉपी पेन उठाइए, नोट करते जाइएगा। क्योंकि विधियां जो हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट है और एक विधि नहीं है जिसको आप याद रख सको। अनेकों विधियां हैं दोस्तों, कई विधियां हैं, सभी को पढ़ना है। इसलिए दोस्तों नोट्स बनाते जाइए, क्योंकि नोट्स इंपॉर्टेंट रहते हैं। जब एग्जाम्स आते हैं तो आप उनको पढ़कर आपका रिवीजन फास्ट से फास्ट, जल्दी से जल्दी कर सकते हैं। तो बिना देर के स्टार्ट कर लेते हैं। प्रत्यक्ष या सुगम विधि को पढ़ रहे हैं। पहला पॉइंट है प्रत्यक्ष विधि को सुगम विधि या प्राकृतिक विधि के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों याद रखिए, जो प्रत्यक्ष विधि है उसको सुगम विधि या प्राकृतिक विधि के नाम से भी जाना जाता है। कई बार एग्जाम में क्या होता है, जो प्रत्यक्ष विधि ना देकर दोस्तों प्राकृतिक विधि दे दिया जाता है, नाम इसका, या सुगम विधि दे दिया जाता है। इसलिए आपको इसके तीनों के तीनों जो नेम हैं उनको याद रखना है। दोस्तों क्या है पहला पॉइंट, प्रत्यक्ष विधि को सुगम विधि या प्राकृतिक विधि के नाम से भी जाना जाता है। अगला है यह भाषा शिक्षण की श्रेष्ठ विधि है। दोस्तों जो नवीन या जो आधुनिक विधियां हैं उनकी बात कर रहा हूं मैं। नवीन या आधुनिक विधि के अंतर्गत भाषा शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है, तो वह प्रत्यक्ष विधि है या सुगम विधि है या प्राकृतिक विधि है। ये सभी एक ही विधि के नाम है, जो कि प्रत्यक्ष विधि है उसी के नाम है। तो दोस्तों भाषा शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है नवीन या आधुनिक विधियों में, तो वह है प्रत्यक्ष विधि। नेक्स्ट पॉइंट है इस विधि में प्रत्यक्ष से अर्थ कार्य करके दिखाने से है। देखिए दोस्तों, इस विधि में जो प्रत्यक्ष से इसका क्या अर्थ होता है, कार्य करके दिखाने से या किसी से कार्य करवाने से होता है। अगला पॉइंट है इस विधि का सर्वप्रथम प्रयोग अंग्रेजी भाषा में 1901 में फ्रांस में गुइन नाम का एक व्यक्ति था, उसने अंग्रेजी भाषा शिक्षण में किया था। तो दोस्तों जो प्रत्यक्ष विधि है इस विधि का सर्वप्रथम प्रयोग अंग्रेजी भाषा में 1901 में, और फ्रांस के एक व्यक्ति थे जिनका नाम क्या था, गुइन था। उन्होंने अंग्रेजी भाषा शिक्षण में इसका प्रयोग किया था। याद रखना दोस्तों, यहाँ से सीधा क्वेश्चन बन सकता है कि प्रत्यक्ष विधि का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, किस शिक्षण में किया था, किस भाषा में किया था। तो दोस्तों अंग्रेजी भाषा में किया था, गुइन नाम के व्यक्ति थे फ्रांस के, उन्होंने किया था। नेक्स्ट देख लेंगे दोस्तों, अब जो प्रत्यक्ष विधि है इसके प्रवर्तक देख लेंगे। इसके प्रवर्तक कौन है, तो दोस्तों प्रवर्तक है प्रोफेसर बीपी वकील। दोस्तों इसको जरूर याद रखना, क्योंकि यह जो क्वेश्चन है काफ़ी बार आ गया है। सीधा क्वेश्चन बन जाता है कि जो प्रत्यक्ष विधि है उसके प्रवर्तक कौन है, या सुगम विधि है उसके प्रवर्तक कौन है। ये सभी प्रत्यक्ष विधि के ही नाम हैं। और समर्थक कौन है, समर्थक हैं
जयप्रसन गेटे। और विरोधी, विरोधी में कौन आ जाएगा दोस्तों? डॉक्टर रामकृष्ण गोपाल भंडारकर एवं वामन शिवराम आप्टे। दोस्तों एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों को बताता हूँ। प्रवर्तक है प्रोफेसर बीपी वकील, समर्थक हैं जयप्रसन गेटे और विरोधी कौन है? डॉक्टर रामकृष्ण गोपाल भंडारकर, जिन्होंने जो भंडारकर विधि है वह दी थी दोस्तों। क्योंकि जो भंडारकर है इनका सरनेम है, इसलिए उस विधि को भंडारकर विधि कहा जाता है। और वामन शिवराम आप्टे जी भी जो प्रत्यक्ष विधि है उसके विरोधी हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में सबसे पहले ऑल्फिन स्टोन हाई स्कूल मुंबई में प्रोफेसर बीपी वकील ने संस्कृत शिक्षण में 1951 में प्रयुक्त किया था। देखिए दोस्तों, अब भारत की बात हो रही है। भारत में सबसे पहले जो प्रत्यक्ष विधि है उसका प्रयोग कब और किस स्कूल में और किसने किया था ये देख लेंगे। भारत में सबसे पहले ऑल्फिन स्टोन हाई स्कूल मुंबई। दोस्तों इस स्कूल का नाम याद रखना, क्या नाम है? ऑल्फिन स्टोन हाई स्कूल मुंबई में प्रोफेसर बीपी वकील ने, जो कि प्रत्यक्ष विधि है उसके कौन है दोस्तों? उसके प्रवर्तक हैं। उन्होंने संस्कृत शिक्षण में सन 1951 में प्रयुक्त किया था। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ आपको। भारत में सबसे पहले ऑल्फिन स्टोन हाई स्कूल मुंबई में प्रोफेसर बीपी वकील ने संस्कृत शिक्षण में 1951 में प्रयुक्त किया था। दोस्तों इसको याद रखना, स्कूल का नाम जरूर से याद रखना, क्योंकि यह आ सकता है जो भी एमपीटीटी या सीटेट के एग्जाम्स वगैरह आ रहे हैं उन सभी में। दोस्तों यदि जब यह पूरी की पूरी विधियां हो जाएंगी तो यदि आप लोग कहेंगे तो जो एमसीक्यूज हैं इनसे संबंधित, विधियों से संबंधित, तो उनकी क्लासेस भी लगा दी जाएंगी। नेक्स्ट देखेंगे, यह विधि वाइल्टर पेनफील्ड के मदर्स मेथड पर आधारित है। दोस्तों जो वाइल्टर पेनफील्ड थे उनका एक मदर्स मेथड था, उस पर यह विधि आधारित है। दोस्तों सीधा क्वेश्चन बनेगा कि वाइल्टर पेनफील्ड के मदर्स मेथड पर कौन सी विधि आधारित है? आपके ऑप्शन में दे देंगे प्रत्यक्ष विधि, मौखिक विधि, या दोस्तों मौखिक विधि तो इसी को कहा जाता है परायण विधि आ जाएगा। ये जो हमने पिछली विधियां पढ़ी हैं, पाठशाला विधि, गुरुकुल परंपरा विधि, भंडारकर विधि, ये ऑप्शन आ जाएंगे। तो दोस्तों जो प्रत्यक्ष विधि है वाइल्टर पेनफील्ड के मदर्स मेथड पर आधारित है। अगला पॉइंट है, इस विधि में बालक को बिना व्याकरण के नियमों का ज्ञान कराए भाषा सिखाई जाती है। तो दोस्तों देखिए काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इस विधि में बालक को बिना व्याकरण के इसमें बिना नियमों का ज्ञान कराए भाषा सिखाई जाती है। मतलब सीधी सी बात यह है कि भाषा के माध्यम से भाषा सिखाई जाती है। लेकिन दोस्तों व्याकरण का ज्ञान जरूरी है, बिना व्याकरण के जो भाषा है उसका कोई अस्तित्व ही नहीं रहता है। लेकिन जो प्रत्यक्ष विधि है, इस विधि में बिना व्याकरण के नियमों के ही ज्ञान, जो नियम रहते थे उनका ज्ञान कराए बिना ही भाषा सिखाई जाती थी। दोस्तों इस पॉइंट को जरूर से याद रखना क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखेंगे, इस विधि में बालक की मातृभाषा बिना मध्यस्थ बनाए अन्य भाषा सिखाई जाती है। आप सभी लोगों को पता ही होगा, जब आप इंग्लिश सीखते थे बचपन में तो सर क्या करते थे कि जो आपकी मातृभाषा है, हिंदी भाषा है, तो दोस्तों जो इंग्लिश भाषा थी उसको ट्रांसलेट कर करके आपको बताते थे। लेकिन जो प्रत्यक्ष विधि है उसमें क्या होता है, जो बालक की मातृभाषा रहती है उसको मध्यस्थ नहीं बनाया जाता, उसको मध्य में नहीं रखा जाता है। यदि एक बच्चे को इंग्लिश सीखना है तो उसे सिर्फ इंग्लिश ही सिखाई जाएगी, उसको ट्रांसलेट करना नहीं बताया जाएगा। इंग्लिश ही बिना मध्यस्थ बनाए उसको सिखाई जाएगी। देखिए दोस्तों मैं आपको एक उदाहरण दे देता हूँ। मान लीजिए आप एक स्कूल में गए और आपको संस्कृत सीखना है। तो आपको संस्कृत सीखना है तो जो टीचर है वह प्रत्यक्ष विधि से यदि आपको पढ़ाएगा तो जो आपकी मातृभाषा है, मान लीजिए आपकी हिंदी मातृभाषा है, तो आपका जो संस्कृत है, संस्कृत का जो ट्रांसलेशन है वह आपको हिंदी में नहीं बताएगा, बल्कि संस्कृत को संस्कृत में ही सीखने के लिए आपको बाध्य करेगा। आपने देखा होगा जो बड़े बड़े स्कूल रहते हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल रहते हैं, यहाँ पर जो इंग्लिश रहती है उसको सिखाई जाती है। तो क्या होता है, जो टीचर्स वगैरह रहते हैं वहाँ पर इंग्लिश ही बोली जाती है, हिंदी बिल्कुल भी नहीं बोली जाती है। इस प्रकार से एक बच्चे की मातृभाषा को बिना मध्यस्थ बनाए जो भाषा रहती है उसको सिखाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, प्रत्यक्ष विधि में श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग किया जाता है। प्राथमिक कक्षाओं हेतु यह विधि अत्यधिक उपयोगी है। बिल्कुल दोस्तों, जो प्रत्यक्ष विधि है श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग किया जाता है। अब श्रव्य दृश्य सामग्री क्या हो जाएगा, श्रव्य दृश्य सामग्री में जैसे कि जो ब्लैक बोर्ड रहता है जिसको श्यामपट्ट कहा जाता है, तो दोस्तों वह दृश्य सामग्री में आ जाएगा। और उसके बाद में श्रव्य सामग्री में जैसे कि ग्रामोफोन हो गए और भी चीज़ें हो जाती हैं, गिनतारा वगैरह, ये सब दृश्य और श्रव्य सामग्री में आती हैं। तो इनके माध्यम से एक बच्चा काफ़ी जल्दी सीख जाता है।
और प्राथमिक कक्षाओं के लिए यह विधि अत्यधिक उपयोगी है। दोस्तों हम किस विधि की बात कर रहे हैं? नवीनतम या जो आधुनिक विधि है उसके अंतर्गत आती प्रत्यक्ष विधि, जो कि प्राथमिक कक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, अत्यधिक उपयोगी है। इस विधि में श्रव्य और दृश्य सामग्री का भी उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक देख लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या निकल कर सामने आए देखेंगे। यह विधि मौखिक अभ्यास पर अधिक जोर देती है। प्रत्यक्ष विधि में मातृभाषा का प्रयोग करना, मौखिक विधि संवाद विधि है। देखिएगा दोस्तों, यह विधि मौखिक अभ्यास पर अधिक जोर देती है। बिल्कुल दोस्तों, पहले हम जो पिछले पॉइंट हैं उनमें पढ़ चुके हैं। प्रत्यक्ष विधि के अंतर्गत यदि एक बालक को जैसे संस्कृत सिखाई जा रही है तो उसकी जो मातृभाषा रहती है उसको मध्य में नहीं रखा जाता है, बल्कि जो भाषा रहती है उसी के माध्यम से उसको वह भाषा सिखाई जाती है। तो दोस्तों क्या लिखा है आगे देखेंगे। प्रत्यक्ष विधि से मातृभाषा का प्रयोग करना मौखिक या संवाद विधि कहलाता है। बिल्कुल दोस्तों, इसको मौखिक या संवाद विधि भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेंगे। कठिनाई निवारण के लिए दृश्य साधनों का प्रयोग या पारस्परिक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों क्या होता है, जब बच्चा भाषा सीखता है तो उसके सामने अनेकों कठिनाइयाँ उपस्थित होती हैं, तो उसको जो दृश्य साधन रहते हैं जैसे कि श्यामपट्ट वगैरह हो गया, जैसे कि उसको कठिन शब्द नहीं आ रहे हैं। संस्कृत में अनेक ऐसे कठिन शब्द रहते हैं जिनको बोलना काफ़ी मुश्किल होता है, तो जो टीचर्स वगैरह रहते हैं वह उनको बुलवाते हैं बार बार, जो दृश्य सामग्री रहती हैं उनके माध्यम से पढ़ाते हैं, श्यामपट्ट वगैरह के। दोस्तों साधनों का प्रयोग करके पारस्परिक शब्दों का प्रयोग किया जाता है और उनकी जो कठिनाई रहती है उसका निवारण किया जाता है। इन सभी पॉइंट्स को दोस्तों नोट करते जाना, क्योंकि दोस्तों एक बार में तो आपको समझ में नहीं आएगा, 2-3 बार यदि आप पढ़ोगे तो जो विधियाँ हैं संस्कृत की उनको आप 2-3 बार पढ़ लोगे तो बाद में आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी। उद्देश्य देख लेंगे। जो प्रत्यक्ष विधि है उसके उद्देश्य क्या क्या हैं। संस्कृत भाषा शिक्षण में संस्कृतमय वातावरण निर्माण करना। दोस्तों जो प्रत्यक्ष विधि है उसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? संस्कृत में वातावरण निर्माण करना। देखिए दोस्तों, यदि एक बालक इंग्लिश सीख रहा है तो जो प्रत्यक्ष विधि है उसका प्रमुख उद्देश्य क्या होगा? जो इंग्लिश वाला वातावरण है उस प्रकार का वातावरण उपलब्ध कराना। और यदि एक बालक संस्कृत भाषा सीख रहा है तो संस्कृत में वातावरण उपलब्ध कराना प्रत्यक्ष विधि का प्रमुख उद्देश्य है। इसमें मातृभाषा को बिना मध्यस्थ बनाए भाषा सिखाई जाती है। याद रखना दोस्तों, यह इम्पोर्टेंट है। अब दोस्तों यहाँ से जो जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे, उद्देश्य वगैरह देख लिए हैं, तो दोस्तों मैं आप सभी लोगों से एक बात तो कहता हूँ, कोई भी विधि हो उसके गुण और दोष तो होते ही हैं। तो अब हम इसके गुण देख लेंगे, क्या क्या गुण है प्रत्यक्ष विधि के, और उसके बाद में हम इसके दोषों को देखेंगे और वीडियो एंड हो जाएगी। दोस्तों बस इतनी सी ही है, कुछ टाइम और 2-4-5 मिनट में पूरी की पूरी वीडियो हो जाएगी और दोस्तों जो प्रत्यक्ष विधि वह हो जाएगी। गुण देख लेंगे। संस्कृत शब्दोच्चारण एवं अभिव्यक्ति का विकास संभव हो पाता है। देखिए दोस्तों, जो प्रत्यक्ष विधि है उसमें क्या होता है, बालकों को बोलने पर अधिक जोर दिया जाता है। जो मौखिक उच्चारण रहता है, अभिव्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा कराई जाती है, तो इससे क्या होता है, उनके जो अभिव्यक्ति रहती है उसका विकास संभव हो पाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। संस्कृत भाषा शिक्षण में संस्कृत वातावरण निर्माण करना। तो दोस्तों जो प्रत्यक्ष विधि है उसका एक गुण यह भी रहता है, तो इसके माध्यम से जो भी भाषा सिखाई जाती है उसी प्रकार का जो वातावरण रहता है वह निर्मित हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है भाषा शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि। तो दोस्तों हम पिछले पॉइंट जो सबसे स्टार्टिंग में पॉइंट देखा था, तो जो नवीन या आधुनिक विधि है उसमें जो प्रत्यक्ष विधि है दोस्तों वह भाषा शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अब नेक्स्ट है दोष। तो दोस्तों कोई भी विधि हो, कोई भी चीज़ हो, उसके गुण के साथ साथ दोष भी होते हैं। तो अब हम जो प्रत्यक्ष विधि है उसके दोष देख लेंगे। उसके प्रमुख दोष कौन कौन से हैं। सबसे पहले है व्याकरण ज्ञान का अभाव रहता है। हम पिछले पॉइंट्स में पढ़ चुके हैं, जो प्रत्यक्ष विधि है उसमें बिना व्याकरण पढ़ा ही जो भाषा रहती है उसका ज्ञान दिया जाता है। तो दोस्तों जो व्याकरण है वह भाषा का प्राण तत्व होता है, लेकिन प्रत्यक्ष विधि में क्या होता है, व्याकरण का ज्ञान दिया ही नहीं जाता है और मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना ही भाषा सिखाई जाती है। इस पॉइंट को याद रखना। इस विधि में अधिक से अधिक सुनने में बोलने पर बल दिया जाता है, किंतु लेखन और वाचन की अवहेलना की जाती है। तो दोस्तों जो प्रत्यक्ष विधि है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अभिव्यक्ति कराई जाती है। बच्चों से कहा जाता है कि आप जो भी भाषा सीख रहे हैं उसी भाषा में बोलिए। ऐसा नहीं है कि आप संस्कृत सीख रहे हैं और जो आपके मित्र हैं, दोस्त हैं स्कूल में या टीचर्स हैं, उनसे आप आपकी जो मातृभाषा है उसमें बात कर रहे हैं। तो दोस्तों ऐसा नहीं है। इस विधि में जो भाषा आप सीख रहे हैं तो उसी भाषा को बोलने पर जोर दिया जाता है, जिससे क्या होता है दोस्तों, आपकी अभिव्यक्ति जो आपका बोलना रहता है वह सशक्त होता है। लेकिन दोस्तों क्या लिखा है यहाँ पर, लेखन और वाचन की अवहेलना की जाती है।
बिल्कुल दोस्तों, इसमें लेखन और जो वाचन रहता है उसकी अवहेलना की जाती है, लेखन का अभ्यास नहीं कराया जाता है, यह इसका प्रमुख दोष है। तीसरा देखेंगे, छात्रों को शब्दावली का बहुत ही सीमित ज्ञान हो पाता है। यदि एक बच्चा लिखेगा नहीं, लिखने का प्रयास नहीं करेगा तो उसको शब्दावली का ज्ञान तो कम ही होगा, यह भी इसका दोष है। अंतिम दोष देखेंगे दोस्तों, इसे मौखिक वार्तालाप विधि के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, इसमें सिर्फ मौखिक जो वार्तालाप रहता है उसी पर बल दिया जाता है, लिखने पर बल नहीं दिया जाता है। इसी वजह से इस विधि को मौखिक वार्तालाप विधि के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, जो नवीन या आधुनिक विधि है उसकी जो सेकंड विधि है प्रत्यक्ष विधि, उसको हमने पढ़ लिया है। अब एक इन्फॉर्मेशन और मैं आपको दे दूं दोस्तों, यदि दोस्तों आपको इसका पीडीएफ चाहिए, इस वीडियो का यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम का जो चैनल है उससे जुड़ जाइए। टेलीग्राम का लिंक दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि आप वहाँ से नहीं जुड़ पा रहे हैं तो टेलीग्राम पर जाइए और वहाँ पर AKS करियर एग्जाम स्टडी करके कैपिटल वर्ड्स में टाइप कर दीजिए, आप वहाँ से सीधे जुड़ जाएंगे और जो पीडीएफ वगैरह है वह आपको वहाँ से मिल जाएगी। और दोस्तों, मैंने पूरी वीडियो में आपसे यह नहीं कहा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लेकिन दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपकी हेल्प हो सके, क्योंकि दोस्तों जो संस्कृत की क्लासेस हैं वह यूट्यूब पर कम ही अवेलेबल हैं। तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लें। जो नेक्स्ट वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपको तभी मिलेगी जब आप सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन का ऑल के बटन पर सेट करेंगे। तो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।